अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और उसको बचाने की कोशिशें नाकाम से नाकाम तर होती जा रही हैं। और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है बचाने की, लेकिन फिल वक्त चीज़ें ख़राब से ख़राब होती जा रही हैं। अजीज दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नजी बिन हसीन ने कहा है कि पाकिस्तान धंसता जा रहा है और पाकिस्तान में कोई इम्प्रूवमेंट की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। और पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने ख़राब हैं, ये नजी बिन हसीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने ख़राब हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में पॉवर्टी कम हो रही है, पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में आ रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को ख़तरा है। यानी अब ये एक इतने हाईएस्ट लेवल से ये बातें की जा रही हैं, तो पाकिस्तान का हाल तो ख़राब है और पाकिस्तान हद से ज़्यादा चीज़ों के मामलात में इसकी सिचुएशन ख़राब हो रही है। सिक्योरिटी, इकोनॉमी, सोशियो डेमोग्राफी, सोशल इश्यूज़, रिलीजियस इश्यूज़, सेक्टरियन इश्यूज़, एथनिक मसले, टेररिज्म, इतने सारे इश्यूज़ हैं। अब जो लेटेस्ट वाक़या हुआ है वो सुन्नी उलमा कौंसिल के लीडर को कत्ल कर दिया गया और पाकिस्तान के मोस्ट सिक्योर्ड इलाका इस्लामाबाद में कत्ल हुआ है। ये मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया इस्लामाबाद में फ्राइडे शाम को। और अगेन अननोन आदमी। अब जो पाकिस्तान की इतनी ग्रेट आर्मी, जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, आईएसआई है, वो अगर पाकिस्तान के सबसे सिक्योरिटी वाले इलाके, पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, तो फिर और क्या किया जा सकता है। देखें, इस खबर से हमें एक और चीज़ भी पता चलती है कि ये आए दिन हमें कि नामालूम अफराद ने इसको मार दिया, उसको मार दिया, वो खबरें कहीं कंफर्म नहीं होती। कभी दाऊद इब्राहिम, कभी मसूद अज़हर, कभी ये चीज़ें कंफर्म होती हैं। जब मसूद अज़हर के बहावलपुर की मस्जिद में धमाका हो और उसकी खबर कोई पाकिस्तान का मीडिया भी ना शेयर करे, इंटरनेशनल मीडिया भी ना शेयर करे, तो ऐसा नहीं है। बहावलपुर है, एक पंजाब का इलाका है, खबर आ जाती है अगर धमाका होता, लेकिन धमाका नहीं हुआ था, इसलिए किसी ने वो खबर शेयर नहीं की। तो इसलिए खबर बहुत ज़्यादा आजकल यूट्यूब के लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और असल खबर होती है ना, उसको फिर कंफर्म नहीं होती। अब जैसे ये सुन्नी उलमा कौंसिल के जो लीडर हैं रहमानी, वो मारे गए, तो ये पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया ना। तो इस तरह जेन्युइन खबरों की तरफ ध्यान दिया जाए और जाली खबरों से बचा जाए। अजीज दोस्तों, थोड़ा पाकिस्तान के इलेक्शन को अब 1 महीना रह गया है। 8 फरवरी को इलेक्शन है। अभी तक इलेक्शन का हिसाब किताब समझ आ नहीं रहा। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की रेगुलर ब्रीफिंग में स्पोक्स पर्सन से सवाल हुआ कि पाकिस्तान में इलेक्शंस धांधली वाले हैं और पाकिस्तान के इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, तो आप अमेरिका इसमें क्या कहना चाहता है। तो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आपने कैसे इलेक्शन कराने हैं, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। यानी इनके लिए भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और उस पर रोज़ बयान देना सही है। इनके लिए बांग्लादेश के इलेक्शन पे बात करना, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटाना, ये इनके राइट में है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि सिलेक्शन है, तो उस हिसाब से ये बोलना नहीं चाह रहे। जो बोलना होता है वो आसिम मुनीर को डायरेक्टली बोल दिया जाता है। आसिम मुनीर अमेरिका में भी एक हफ्ता रह के आया और वापस आते ही अमेरिकन एम्बेसडर से डिटेल में मीटिंग की। तो प्राइम मिनिस्टर चाहे केयर टेकर है, जब वो पूरी दुनिया के सैर सपाटे करता है तो उससे क्यों नहीं मिलते? ये सब चीज़ें आर्मी चीफ से क्यों करनी है?
मतलब वॉट एवर इज द वे, अगर केयर टेकर गवर्नमेंट है तो अमेरिका में एक हफ्ता आसिम मुनीर को रहने का क्या ज़रूरत थी। वेट कर लेते, इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आती। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान का अमीरुल मोमिनीन आसिम मुनीर है और सारे फैसले उसने करने होते हैं। अजीज़ दोस्तों, भरपूर कोशिश की जा रही है कि इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे को वार्निंग दी है पुलिस ने कि आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त टेररिस्ट अटैक होगा। मौलाना फजलुर रहमान का बेटा असद महमूद को पुलिस ने बाकायदा कहा है कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान पे भी अटैक हो चुका है, और ये इत्तफाक से मौलाना फजलुर रहमान और उनके बेटे देवबंदी हैं, और टीटीपी या जिहाद कौंसिल पाकिस्तान जो बना है नया ग्रुप, पता नहीं क्या क्या नाम है, ये भी देवबंदी हैं। तो मौलाना के ऊपर अटैक इनका अंदरूनी एक साजिश तो नहीं है, जैसे कि हामिद मीर ने आज ही ये सुबह कहा है कि उनको किसी सेनेटर ने बताया है कि कोई ऐसा बड़ा वाक़या होगा जिसको बहाना बना के इलेक्शन पोस्टपोन किए जा सकते हैं। और यही चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जूँ जूँ इलेक्शन का वक्त करीब आएगा, कोई ऐसा एक बड़ा वाक़या जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल का हुआ था, ऐसा कोई बड़ा सिक्योरिटी वाक़या जिसमें किसी बड़े पॉलिटिशियन की कुर्बानी भी दे देंगे, उसको मरवा देंगे और उसको बहाना बना के फिर इलेक्शन पोस्टपोन किए जा सकते हैं। सेनेट में, पाकिस्तान की सेनेट तो मौजूद है ना, खाली पार्लियामेंट टूटी है। सेनेट जो कि राज्यसभा है पाकिस्तान की, उसमें एक रेजोल्यूशन पेश किया गया कि 8 फरवरी के इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, और वो रेजोल्यूशन मेजॉरिटी के साथ अप्रूव हो गया। उसमें पीटीआई का सिर्फ एक सेनेटर बैठा हुआ था, बाकी सारी पार्टियां थीं। अब सेनेट में ये रिजोल्यूशन पास होता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, और उस रिजोल्यूशन के पास होने के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसको कंडेम कर रही हैं कि नहीं, इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। अब आप ड्रामेबाजी देखें कि सेनेट में पीटीआई का तो एक बैठा था, बाकी कौन थे? नवाज शरीफ की पार्टी के थे, पीपल्स पार्टी के थे, फजलुर रहमान के थे, एमक्यूएम के थे, यही सब थे ना। तो उन्हीं की पार्टी के सेनेटर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए, और फिर पार्टी बाद में उसको कंडेम कर रही है। ये सारे ड्रामे हो रहे हैं, और इलेक्शन पोस्टपोन कराने का अभी भी कोई ना कोई रास्ता ये ज़रूर निकालेंगे। उसमें ये अमेरिका को भी मामू बनाएंगे। अमेरिका ने इनको ये तो कह दिया है कि इलेक्शन तो आपको कराने पड़ेंगे, क्योंकि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कोई और कंट्री, चाइना इंक्लूडिंग चाइना, क्योंकि चाइना ने ये पिछले महीने साफ कह दिया था कि आगे हम इन्वेस्टमेंट डील्स जितनी भी पाकिस्तान के साथ करेंगे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ करेंगे। तो इनको इलेक्शन का तो सब कह रहे हैं, लेकिन अब ये सबको मामू बनाने के लिए कर सकते हैं कि कोई ऐसा बड़ा कांड कर दें, जैसे अमेरिकन एम्बेसी पे हमला करवा दिया, जैसे किसी फॉरेन डिप्लोमेट को मार दिया, या फजलुर रहमान या कोई ऐसा बड़ा लीडर को मार दिया जाए और उसका बहाना बना के, या फिर यह है कि अपने टेररिस्ट ग्रुप, क्योंकि फ्रांचाइज सिस्टम है पाकिस्तान में टेररिज्म का, वो डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स को फ्रांचाइजीज दे देते हैं और फिर उनसे अटैक करवाते हैं। ऐसा कोई लगातार 15-20 धमाके हो जाएं मुख्तलिफ शहरों में, ये चीज़ें हो जाएं, और कोई ऐसा फिर रीज़न इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने का हो कि इलेक्शन का माहौल ही नहीं भाई, सिक्योरिटी कहाँ से दें। तो ये कोशिशें जारी हैं। अब हम आते हैं उस सिनारियो पे कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए वसअतुल्लाह खान हैं, एक प्राइम टाइम जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस अरेंज मैरिज की तरह हैं। कि अरेंज मैरिज में पहले से ही सारी चीज़ें तय होती हैं और फिर शादी हो जाती है, तो यहाँ भी सारी चीज़ें तय हैं। हामिद मीर ने जैसे कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन के ज़रिए बहुत भोंडे तरीके से नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, और ज़ाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें नवाज शरीफ को पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और नवाज शरीफ की आधे कैंडिडेट जो है ना सेफ सीटों पे,
वो उसके अपने ख़ानदान के लोग हैं। उसका भाई है, खुद है, उसकी बेटी है, उसके अपने भतीजे भांजे हैं, उसकी बीवी जो मर गई है उसके भतीजे भांजे हैं। इस तरह एक पूरा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। कराची का वोट को लेके काफ़ी कोशिश हो रही है कि कराची हैदराबाद में तकरीबन 20 के करीब सीटें होती हैं और वो हरामखोरी का माल है, वो आर्मी की जेब में होते हैं सारे। तो उसकी कोशिश हो रही है। MQM से नवाज शरीफ की पार्टी ने अलायंस किया है और दोनों मिल के लड़ेंगे इलेक्शन। अब कितनी सीटों पे क्या एडजस्टमेंट होती है ये तो वक्त ही बताएगा। पीपल्स पार्टी ने MQM के कुछ और लोगों को तोड़ के अपने साथ शामिल किया है, वो मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह कराची के वोट बैंक को डिवाइड करना और ख़रीदने की कोशिश हो रही है। और इस सारे सिनारियों में पीपल्स पार्टी कराची के वोट को खा जाएगी, ये आप लिख के रख लें। तो अजीज़ दोस्तों, नून लीग इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है। फतवे दिए गए हैं कि अगर आपने नवाज शरीफ को वोट दिया तो आपका जन्नत का टिकट पक्का है और आपको जन्नत में एक कॉर्नर प्लॉट मिलेगा और जन्नत के बाग मिलेंगे, यानी गार्डन्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। इस तरह की भोंडी कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हमारे पीपल्स पार्टी के बिलावल, वो अपनी कैंपेन का पूरा जोर नवाज शरीफ की पार्टी के खिलाफ लगा के बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि PDM की 16 महीने की सरकार में महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। वो भूल रहे हैं कि उसी PDM की 16 महीने की हुकूमत में ये खुद फॉरेन मिनिस्ट्री के मज़े लेते रहे हैं और 7 स्टार फैसिलिटीज़ हासिल की हैं। मुश्किल से किसी एक दिन पाकिस्तान में होते थे, वरना बाहर सैर सपाटे करते रहते थे। और बाहर जाके भी उनके पास, जैसे हमारे भारत के जयशंकर जी हैं, वो भी बाहर जाते हैं, बहुत जाते हैं। तो वो एक फॉरेन पॉलिसी भारत की है, उसके लिए जाते हैं, भारत की एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। बिलावल 16 महीने एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के दौरे करते रहे। उन्होंने क्या अचीव किया पाकिस्तान के लिए? जिस महंगाई का रोना रो रहे हैं, जिस इकोनॉमिक बर्बादी का रोना रो रहे हैं, तो ये तो भीख का कटोरा लेके जा रहे थे, तो ये कुछ ला तो सके नहीं। और फिर ये तो नहीं है कि खाली उस PDM सरकार में बिलावल ही अकेला फॉरेन मिनिस्टर था, पीपल्स पार्टी के और भी मिनिस्टर थे। फिर पीपल्स पार्टी सिंध में 17 साल से रूल कर रही है। तो आजकल इसका सारा दौर जो जोर है ना, वो नवाज शरीफ के ऊपर है कि जो अपना इलाज लंदन में कराने जाता है वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहा है। और इस तरह टोटल जोर इसने नवाज शरीफ के ऊपर रखा हुआ है। और नज़र आ रहा है कि वो पंजाब के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों का रुमाल कंधे पर रख के इस्लामिक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। ये बिलावल भुट्टो का इस्लाम से ताल्लुक़ किया है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि बिलावल को 4 कलमे भी पढ़ने नहीं आते होंगे, उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, उसको नमाज तक पढ़नी नहीं आती होगी। खाली इशारे बता दिए गए, अंदर पढ़ना क्या है ऐसे ही तो नहीं कि नमाज में आप खड़े होते हैं, अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़ने की होती हैं। इसको कुछ नहीं आता, इस्लाम का कार्ड खेल रहा है। जिसके अपने सिंध की ज़मीनों में ग़ुलाम रहते हैं, जंजीरों में इनकी ज़मीनों पे लोग काम करते हैं, इनकी प्राइवेट जेलें हैं। ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि हम तरक्की लाएंगे। ये कह रहा था कि हमें अगर मौका दिया गया तो जिस तरह हम कराची को हमने इतना डेवलप किया है, आप देखिएगा पूरे पाकिस्तान को डेवलप करेंगे। कराची को बर्बाद किया है 17 साल इन्होंने। 2007 में जब इनको कराची मिला था, 2008 में, तो कराची, हम MQM के मेयर्स ने कराची को भरपूर डेवलप किया था। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पे पानी नहीं जाता था, हर जगह पानी की फैसिलिटी थी। एक से एक सड़कें, अंडर पासिस, ब्रिजेस, ओवरहेड ब्रिजेस, स्ट्रीट लाइट, सिक्योरिटी, हर लिहाज से हम कराची छोड़ के गए थे। इसके बाद 17 साल में सिर्फ कराची में बर्बादी हुई है। तो बिलावल भुट्टो एक बहुत ही भोंडे तरीके से इलेक्शन की कोशिश कर रहा है और ख़ास तौर पे पंजाब में ये लाहौर के एक कंस्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ है
और लाहौर तो इमरान खान और नवाज शरीफ का गढ़ है। तो अजीज दोस्तों, इस सारे सिनारियों में जो असल पावर है ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल पावर, वो है पीटीआई। पीटीआई को आप सोच भी नहीं सकते कि इस इलेक्शन में हरा सकें। अगर थोड़े बहुत भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो पीटीआई 80 to 90% वोट ले जा सकती है। केपी के पंजाब, कराची, सिंध के शहरी इलाकों में काफ़ी बड़ा वोट बैंक है पीटीआई का। ख़ास तौर पे इस वक्त जो इमरान खान ने पिछले अपनी सरकार टूटने के बाद से जो खेल खेला है, उसने आम आदमी को मतलब अपनी तरफ कर लिया है। और मेरे पर्सनल इमरान खान की डिसलाइकिंग, पीटीआई की डिसलाइकिंग अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमरान खान ने बहुत बड़ा डेंट मारा है पाकिस्तान आर्मी की कोशिशों को। और ये वैसी ही सिचुएशन आ गई है जैसी 1970 के इलेक्शन के वक्त थी, कि 1970 के इलेक्शन के वक्त आर्मी को पता था कि ईस्ट पाकिस्तान में वो किसी तौर पे मुजीबुर रहमान का जोर नहीं तोड़ सकेंगे। वेस्ट पाकिस्तान में इनके जागीरदार बेस्ड वोट था, तो वो भुट्टो भी जीत गया और जितने जागीरदार और मौलवी थे वो जीत गए। ईस्ट पाकिस्तान में ये रिगिंग करके भी मुजीबुर रहमान को ना हरा सके, और फिर रिजल्ट ऐसा आया कि इनको इलेक्शन सस्पेंड कराने पड़े। पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया, मुजीबुर रहमान को अगरतला साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। और फिर आपको पता ही है कि क्या हुआ था, 71 की जंग, और फिर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। आज वैसी ही सिचुएशन आर्मी के सामने है कि ये कितनी भी धांधली कर लें, कितना भी वो कर लें, पीटीआई को जीतने से नहीं रोक सकते। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जब पीटीआई ने इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा कराए तो उनके फॉर्म्स रिफ्यूज़ कर दिए गए। ज़्यादातर फॉर्म्स रिफ्यूज़ कर दिए गए। पीटीआई ने पाकिस्तान की जो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज की 859 सीटें हैं, उसमें 2434 पेपर जमा कराए, नॉमिनेशन फॉर्म्स। यानी पर सीट इन्होंने 3 कैंडिडेट जमा कराए थे कि एक रिफ्यूज़ तो दूसरा, दूसरा रिफ्यूज़ तो तीसरा। ये तो एक तरफ, दूसरी तरफ इन्होंने कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के फॉर्म जमा कराए ताकि अगर सारे ही पीटीआई के रिफ्यूज़ हो जाएं तो इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करके जीत सकें। तो ज़्यादातर के पेपर इलेक्शन कमीशन ने किसी न किसी बहाने से रिफ्यूज़ कर दिए। और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के बेटे बेटी, शेख रशीद, इस तरह मेजर जो वो सारे लोग हैं उनके पेपर रिफ्यूज़ कर दिए गए। और अब ये अपील कोर्ट में गए हैं और अपील कोर्ट में कुछ पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी के इसका अपना जो गढ़ है वो मुल्तान है, लेकिन अभी मुल्तान की सीट पे इसका रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन सिंध की उमरकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी से इसके पेपर अप्रूव हो गए हैं। लेकिन उम्मीद कम है कि सिंध में शाह महमूद कुरैशी जीत सकेगा, कि सिंध का, ख़ास तौर पे रूरल सिंध का, जैसे उमरकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, पीपल्स पार्टी का इतना होल्ड है, वोट बैंक का नहीं, ग़ुलामों का, क्योंकि पूरे पूरे गांव इनके ग़ुलाम हैं। और पाकिस्तान में सिंध, अंदरून सिंध में पोलिंग बूथ है ना, उसमें जागीरदार के गुंडे बैठे होते हैं और जो वोटर आता है उससे अंगूठा लगवाते हैं पर्ची पे, और फिर अपने हाथ से वोट की स्टैंप लगाते हैं पीपल्स पार्टी के निशान पे और डब्बे में डाल देते हैं। तो वहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है कि अंदरून सिंध में मैं आपको अगर इलेक्शन होते हैं तो मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा कि सिंध रूरल से पीपल्स पार्टी शायद एक भी सीट ना हारे। तो पीटीआई के लोगों के साथ इस वक्त ज़बरदस्त खेल खेला जा रहा है। हम्माद अजहर, मुराद सईद, जरताज गुल वगैरह 51 पीटीआई के लीडर्स की प्रॉपर्टीज़ भी जब्त कर ली गई हैं। इनके ऊपर इतने सारे केसेस बनाए गए हैं कि पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और कैंपेन तो बिल्कुल नहीं चलाने दी जाएगी। और इनकी कैंपेन अगर शुरू भी हुई ना, अभी तक कहीं कोई कैंडिडेट अपनी कैंपेन नहीं चला पा रहा। इनकी कैंपेन शुरू भी हुई तो उसमें धमाके और ये सब चीज़ें, और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने छोड़ दिया, आपने वो वीडियो वायरल देखी होगी, ये बाहर निकला
और प्रेस से बात कर रहा था, तो इसको घसीट के लेके गए हैं। आफ्टर ऑल पाकिस्तान का एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन इसको घसीट के लेके गए। और आपके सामने पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, इमरान खान ने इकोनॉमिस्ट मैगजीन को एक आर्टिकल लिख के भेजा है और पाकिस्तान की सरकार पूरी हिल गई है। या यकीन माने कि पाकिस्तान के करंट केयरटेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने लेटर लिखा है इकोनॉमिस्ट को कि ये बेकार है और आप इस तरह के जेल में बैठा हुआ मुजरिम है, उसके आर्टिकल छाप रहे हैं ये वो। तो और ये इंक्वायरी हो रही है कि ये जेल से आर्टिकल गया कैसे इकोनॉमिस्ट तक, और उसमें इमरान खान ने यही लिखा है कि फार्स इलेक्शन हैं, फेक इलेक्शंस हैं और पीटीआई को बिल्कुल इलेक्शन से बाहर करने की पूरी कोशिश हो रही है और इस इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी तो अमेरिका डिसाइड करता है। तो अमेरिका के लिए भारत, बांग्लादेश, जहाँ पे इनकी मर्जी की सरकार नहीं आ सकती, वो क्रेडिबल नहीं होते। पाकिस्तान के इलेक्शंस इनके लिए बहुत क्रेडिबल होंगे। तो अजीज़ दोस्तों, पीटीआई वाले इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं। पीटीआई का इलेक्शन सिंबल जो बैट था उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ने कि आपको क्रिकेट बैट का इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा। पिशावर हाई कोर्ट ने फिर उसको वापस रिस्टोर कर दिया कि नहीं, आपका बैट है। अब वापस एक और कोर्ट ने ये फैसला किया है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला सही था और पीटीआई को इलेक्शन सिंबल बैट नहीं मिलेगा। लेकिन बात सिंबल की नहीं है, पीटीआई का सिंबल इमरान खान है। वो कह देगा कि फलां को वोट देना है तो फलां को ही वोट देना है। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ इलेक्शंस इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। अजीज़ दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हर वक्त सहायता रहती है। काइंडली कीप सपोर्टिंग।